नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पादपों में दो प्रकार के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रकाश तंत्र 1 PS फर्स्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है और यह 700 nm वाले प्रकाश को अवशोषित करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यह चक्रीय और अचक्रीय फास्फोराइलेशन दोनों में भाग लेता है। और PS सेकेंड में क्या खास बातें हैं, इसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है और यह 680 nm वाले प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। ये अंतर है दोनों में और ये बहुत पूछा जाता है। यह केवल अचक्रीय फास्फोराइलेशन में क्या करता है, भाग लेता है। यही दोनों में क्या है, अंतर है। सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके क्लोरोफिल ए की ओर स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं, सभी जो जितने भी लवक या हमने अभी वर्णक पढ़े हैं पिछले वाले वीडियो में, वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं प्रकाश को और क्लोरोफिल ए की ओर क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। क्लोरोफिल ए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। फोटो सिस्टम सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र की ओर क्लोरोफिल ए 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। तो कौन सा प्रकाश अवशोषित करता है, लाल प्रकाश अवशोषित करता है। प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नाभिक की से दूर हट जाते हैं। तो क्या होता है, वो नाभिक से दूर हट जाते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन ग्राही लेता है और इसे ETS में पहुंचा देता है, जिसमें क्या होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का उपयोग PS फर्स्ट में होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अलग होके आए हैं उनका PS फर्स्ट में क्या होता है, उपयोग होता है। PS फर्स्ट में 700 nm के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है। तो PS फर्स्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट के ग्राही से स्थानांतरित हो जाते हैं और NADP+ अणु की ओर जाते हैं और NADP+ को उत्तेजित कर NADPH+ और H+ को बनाते हैं। ये दोनों अलग अलग बनाते हैं। यह अभिक्रिया Z आकार में होती है, अतः इसे Z स्कीम कहा जाता है। जैसा हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, फोटो फर्स्ट और फोटो सेकेंड। क्या हुआ, पहले प्रकाश पड़ा इन पे, इससे क्या हुआ, ग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन गया और इस पे प्रकाश पड़ के ये इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रयाण समूह की ओर आ गया। फिर यहाँ गया तो ये क्या बन गया, जेड प्रकार का बन गया, अतः इसे क्या कहा जाता है, जेड स्कीम कहा जाता है। फोटो फास्फोरिलेशन क्या है, ATP अपने रासायनिक बंध में ऊर्जा को संजोए रहते हैं। क्या करते हैं, ATP जो होते हैं अपने रासायनिक बंधों में ऊर्जा को क्या करते हैं, संजोए रहते हैं। कोशिकाओं द्वारा ATP के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। कोशिकाएं कौन सी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या होता है, ATP का संश्लेषण होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिकाओं में ATP के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, फास्फोरिलेशन कहा जाएगा। जब प्रकाश की उपस्थिति में ADP और अकार्बनिक फास्फेट से ATP का संश्लेषण होता है तो उसे क्या कहते हैं, फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफास्फोरिलेशन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की उपस्थिति में ADP और अकार्बनिक फास्फेट से ATP का क्या होता है, संश्लेषण होता है, उसे क्या कहा जाता है, फोटोफास्फोरिलेशन कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन होता है, दूसरा क्या होता है, अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन होता है। अगला है चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन क्या है, इस प्रकार का फोटोफास्फोरिलेशन बैक्टीरिया में प्रमुखता से पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, केवल इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट का ही उपयोग होता है। और जब फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्रयोग हो रहा है तो ये सक्रिय अपक्रिया केंद्र इसका क्या हो जाएगा, P700 हो जाएगा, P700 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति चक्रीय होती है। इलेक्ट्रॉन किस रूप में
गति करेंगे, चक्रीय करेंगे। इस प्रक्रिया में कोई NADPH और कोई O2 नहीं बनती है। ना इस अभिक्रिया में NADPH बनेगा और ना ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन एक ATP का अणु बनेगा। इसमें फोटोलिसिस अनुपस्थित होती है। जल का विभाजन इस प्रक्रिया में नहीं होता है। PS फर्स्ट में क्या होता है, अभिक्रिया में जल का विभाजन नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन वापस PS फर्स्ट में आ जाते हैं और चक्र पूरा हो जाता है। क्या होता है, प्रकाश पड़ता है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम पे। यहाँ क्या होता है, क्लोरोफिल और P700 होता है जो प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्राही को पहुँच जाते हैं। वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में आते हैं और फिर वापस आके साइड पे आ जाते हैं ये, और इससे क्या होता है, एक चक्र पूरा हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये क्या होता है, इस प्रकार का फोटोफॉस्फोरिलेशन हरे पौधों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, हरे पौधों में पाया जाता है। इसमें दोनों फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों क्या करते हैं, भाग ले रहे हैं। देखिए जैसे ये फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। सक्रिय प्रतिक्रिया केंद्र कौन सा होता है, P680 होता है। P680 क्या होता है, सक्रिय अभिक्रिया केंद्र होता है। प्रक्रिया केंद्र कौन सा होता है, 680, P680। इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति अचक्रीय होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अचक्रीय होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बना तो वो वापस नहीं आता है। यह प्रक्रिया NADPH और ATP प्रक्रिया में क्या होता है, NADPH और ATP दोनों का क्या होता है, उत्पादन होता है। और O2 क्या होता है, ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसमें फोटोलिसिस मतलब जल का विभाजन उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, जल का विभाजन होता है। PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉनों को NADPH द्वारा ले लिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो चक्र होता है वो क्या रह जाता है, अधूरा रह जाता है। जैसे देख रहे हैं, प्रकाश कहाँ पड़ा, LHC पे पड़ा, और साथ में कहाँ पड़ा, LHC यहाँ पे पड़ा, फोटो सिस्टम फर्स्ट के और फोटो सिस्टम सेकेंड के पड़ा। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए। ये देखिए क्या है, O2 का क्या हुआ है, H2O का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट के ग्राही को गए, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह को चले गए। वहाँ से आके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, LHC कौन के, फोटो सिस्टम फर्स्ट वाले को आ गए। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही को चले गए। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राही से NADPH ने क्या कर लिया, इसको ले लिया। इससे क्या हो गया, चक्र अधूरा रह गया, वापस इलेक्ट्रॉन क्या हो पाया, नहीं वापस आ पाया। जिससे इसको क्या, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। और साथ ही देख रहे हैं ये जेड आकार ले लेता है, पढ़ चुके हैं तो क्या होता है, इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, अंधकार अभिक्रिया है। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद ATP और NADPH का उपयोग भोजन के संश्लेषण के लिए, प्रक्रियाओं को चलाने के लिए किया जाता है। यही संश्लेषण अप्रकाश अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या हुआ, प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद ATP और NADPH जो अभी प्राप्त हुए थे, उनका क्या हुआ, भोजन के संश्लेषण के लिए, प्रक्रियाओं को चलाने के लिए क्या होता है, उनका उपयोग होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, परंतु अनुपलब्धता होने पे समय तक या अधिक समय तक क्या होती है, कुछ ही समय तक चलती है, उसके बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। CO2 और H2 आपस में मिलके CH2ON या शर्करा बनाते हैं। CO2 का स्थिरीकरण 3 प्रकार से होता है। जो CO2 का स्थिरीकरण है 3 प्रकार से हो रहा है। एक तो केल्विन साइकिल में होगा, C3 पौधों में होगा, H और स्लैक चक्र में होगा, C4 पौधों में होगा, और कहाँ होगा, कैम चक्र में होगा, मतलब कैम पौधों में होगा। केल्विन या C3 चक्र, इसको 3 भागों में, 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा है रिडक्शन, और फिर होता है रीजनरेशन। तो पहले आते हैं कार्बोक्सिलीकरण पे, देखते हैं कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक महत्वपूर्ण चरण है। ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ RuBP के कार्बोक्सीकरण के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। RuBP के कार्बोक्सिलीकरण किया जाता है, मतलब RuBP में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी जाती है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, कार्बन जोड़ा जाता है। सीधी बात यह है कि कार्बन जोड़ा जाता है RuBP में,
कार्बन जोड़ा जाता है और ये कार्बन कहाँ से आता है? CO2 से आता है। यह अभिक्रिया एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसके द्वारा क्या बनते हैं? 3 PGA। ये चित्र में देख रहे हैं 3 PGA के 2 अणु बनते हैं। इसके कितने अणु बनते हैं? 3 PGA के 2 अणु बनते हैं। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को साथ जोड़ने के लिए जो एंजाइम प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? रुबिस्को एंजाइम कहते हैं। और RUBP का नाम जैसे आप देख रहे हैं राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट होता है। चलिए आगे देखते हैं रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना। तो रिडक्शन में क्या लिखा गया है? यह प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। तो रिडक्शन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इस चरण में CO2 अणु के स्थिरण हेतु ATP के 2 अणुओं का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ATP के 2 अणुओं का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अणुओं का उपयोग फास्फोरिकेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग काहे के लिए होता है? अपचयन के लिए होता है। रिडक्शन हो रहा है तो वही अपचयन हो रहा है, कमी हो रही है। तो 2 ATP प्रयोग होते हैं और 2 NADPH प्रयोग होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के यौगीकरण और 6 चक्करों की जरूरत पड़ती है। अगर ग्लूकोज का एक अणु बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु चाहिए और ये 6 चक्करों में क्या होगा? पूरा होगा। रीजनरेशन है, इसमें क्या होता है? RUBP का रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन के चरण में RUBP के गठन के लिए फास्फोरिफिकेशन के लिए ATP की आवश्यकता होती है। तो एक ATP की इसमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। आइए हम फिर से देखते हैं, चित्र की तरफ चलते हैं क्या होता है। यहाँ से रुबिस्को एंजाइम के द्वारा क्या होता है? RUBP में कार्बोक्सिलेशन किया जाता है, जिससे क्या बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। यहाँ दिखाया एक गया है पर 2 अणु बनते हैं। किसके बनते हैं? 3 PGA के। फिर 3 PGA का रिडक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? सुक्रोज बनता है, आप कह सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। और एक ATP आता है, एक P इसकी यहाँ जुड़ जाती है, मतलब फास्फेट एक जुड़ जाता है तो ये ADP बन जाता है। और फिर क्या होता है? यहाँ से फिर आगे बढ़ता है, इसका रीजनरेशन होता है। यहाँ फिर एक ATP लगता है, जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं। ATP लगता है, एक ATP निकल के उस पर क्या एक फास्फेट कम हो जाता है तो ADP बन जाता है। और साथ में क्या बन जाता है? फिर से रुबिस्को एंजाइम बन जाता है। केल्विन चक्र में क्या अंदर जाता है और क्या बाहर निकलता है ये देखते हैं। तो अंदर क्या जाता है? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के जाते हैं, 18 अणु ATP के जाते हैं और 12 अणु NADPH के जाते हैं। और हमें प्राप्त क्या होता है? एक अणु ग्लूकोज का, 18 ADP और 12 NADP प्राप्त होते हैं हमको। चलिए देखते हैं आगे हैच और स्लेक्स चक्र या C4 चक्र क्या किसे कहते हैं और ये क्या होता है। C4 पौधों की पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है, मतलब ये C3 से अलग होते हैं। इनमें एक इनका जो शरीर होता है या इनका जो पौधा होता है वो अलग टाइप का होता है, C3 से अलग होता है। यह उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये अधिक तापमान को सहन कर जाते हैं। इनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होता है इनमें? प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया इनमें नहीं होती है। जैसे C3 में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया होती है, इनमें नहीं होती है। इनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। इनमें जैव भार की जो मात्रा बनती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। C4 पथ पौधों के संवहन मंडल के चारों ओर स्थित वृहद कोशिकाएं बंडल शीथ पाई जाती हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? बंडल शीथ पाए जाते हैं संवहन मंडल के चारों ओर। और बृहद कोशिकाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्रिंजी या छल्ला शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। संवहन मंडल के आसपास बंडल शीथ की अनेकों परतें होती हैं। संवहन मंडल के क्या होता है? पास पास ये शीथ होते हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। इनमें बहुत अधिक क्लोरोप्लास्ट होता है। इनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट बहुत अधिक होता है। ये एक चक्रीय अपक्रिया है। C4 क्या है? चक्रीय अपक्रिया है। इसमें कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट आकार में बड़ा होता है। इनकी कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बड़े आकार में होता है, लेकिन ग्रेना क्या होता है? अभाव होता है। ग्रेना क्या होता है? ग्रेना नहीं पाया जाता है। CO2 का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फास्फोइनॉल पायरुवेट पेप कहते हैं इसे, ये बनता है और यह पर्णमध्योतक कोशिकाओं में स्थित होता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्या होता है? ये स्थित होता है। ये 3 कार्बन वाला जो पेप जो रहता है ये पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। इस यौगिकीकरण को पेप कार्बोक्सिलेज और पेपकेस नामक एंजाइम उत्पन्न होते हैं। ये 2 एंजाइम
बनते हैं। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है इनमें? रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। C4 अम्ल OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पर्णमध्योतक कोशिकाओं में निर्मित होता है। तो OAA कहाँ निर्मित होता है? पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इसके बाद पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अन्य 4 कार्बन अम्ल जैसे मैलिक अम्ल, स्पार्टिक अम्ल बनते हैं, जो कि पुलाच्छद कोशिकाओं में चले जाते हैं। तो ये पुलाच्छद कोशिकाएं हैं, बंडल शीथ सेल हैं। बंडल शीथ सेल में क्या आ जाते हैं? चले आते हैं। पुलाच्छद कोशिकाओं में C4 अम्ल विघटित हो जाता है, जिसमें CO2 और 3 कार्बन अणु मुक्त होते हैं। तो 3 कार्बन का ये एसिड बन गया और क्या निकल गया? CO2 अलग हो गया। 3 कार्बन अणु पुनः मध्योतक में वापस चला जाता है। तो ये जो बना था 3 कार्बन का अणु, ये कहाँ चला जाएगा? मेसोफिल सेल में दोबारा चला जाएगा, जहाँ पुनः पिप में बदल जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? पिप में फिर पुनः बदल दिया जाएगा। इस तरह से ये चक्र क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। पुलाच्छद कोशिकाओं से निकली CO2 केल्विन पथ में प्रवेश कर जाती है। मतलब अगर ऐसा नहीं मानिए कि अगर C4 साइकिल हो रही है, ऐसे समझिए आप, अगर C4 साइकिल चल रही है तो C3 चलेगी। C3 यूनिवर्सल साइकिल है, ये सब कहीं होगी। ठीक है, ग्लूकोज बनेगा तो बनेगा वो C3 से ही। तो कोई भी अभिक्रिया होगी पर C3 अभिक्रिया हमेशा होगी पौधे में, कोई भी पौधा हो। केल्विन पथ सभी पौधों में समान रूप से होता है। देखो लिखा भी है, केल्विन चक्र जो होगा, C3 साइकिल जो होगी वो सभी पौधों में चलेगी। पुलाच्छद कोशिकाएं रुबिस्को के भरपूर होती हैं। जो पुलाच्छद कोशिकाएं हैं वो काहे से होती हैं? रुबिस्को एंजाइम से भरपूर होती है, परंतु पिपकेस से रहित होती हैं। तो इनमें पिपकेस नहीं पाया जाता है। मतलब जो बंडल शीथ सेल हैं उसमें रुबिस्को तो मिलेगा पर पिपकेस एंजाइम नहीं मिलेगा। केल्विन पथ के परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है, क्योंकि फिर ये CO2 जब जाएगी C3 में तो इसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनेगी। वह C3 एवं C4 पौधों में समान रूप में होता है। ये दोनों पौधों में, मतलब C3 केल्विन चक्र C3 पौधे और C4 पौधे दोनों में होगा। कैम चक्र, इसमें क्या होता है? इस पथ का जो खोज करता थे वो टिंग थे। यह मांसलोभित पादपों में पाया जाता है, जैसे कैक्टस, सिट्रस और ओपेनसिया। इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, पानी की हानि कम करने के लिए दिन के समय रंध्र क्या होते हैं? बंद रहते हैं। दिन के समय क्या हो जाते हैं? रंध्र बंद हो जाते हैं, और रात के समय रंध्र क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। रंध्र रात के समय खुलकर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रात में ग्रहण कर लेते हैं, जो C4 चक्र में काम आती है। फिर क्या होता है? C4 चक्र से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर C3 में चली जाती है। जैसे अभी हमने C4 साइकिल में देखा था कि C4 से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और मुक्त होकर वो C3 में चली गई थी। और ये भी साथ में बताया गया था कि C3 साइकिल यूनिवर्सल साइकिल है, ये सभी प्रकार के पौधों में होगी, ये जरूर पाई जाएगी। इसी से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। इसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है, जैसे बताया है ना। C3 साइकिल के बाद क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इन पौधों में खासियत क्या होती है? ये दिन में इनके रंध्र होते हैं, क्या होते हैं? दिन में बंद होते हैं, और रात में क्या होते हैं? इनके रंध्र खुल जाते हैं। अगर आप सभी को इस प्रकार के वीडियो देखने हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करते रहिए। और यहाँ पे आपको TGT, PGT, LT और BAO बिहार की जो परीक्षा होने वाली है, इसके साथ TA, STA से संबंधित क्या होगा? मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। रोज़ाना क्विज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो दिया गया है, नीचे दिया गया है, इसको ज्वाइन कर ले। इसके लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को इसी प्रकार से डाल दीजिए, तो इस लोगो वाला जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पे आप रोज़ाना क्या दे पाएंगे? कुछ दे पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।